सोर्स फैमिली में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। अब देखो देखो अगर यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस लिखा हुआ है ये माइनस है, तो इसका मतलब तो कंफर्म है, प्लस माइनस का मतलब ये कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है। क्या है? वोल्टेज सोर्स। अच्छा, ये यहाँ एरो बनी हुई है और यहाँ पर भी एरो बनी है, इसका मतलब ये भी करंट सोर्स है और ये भी करंट सोर्स है। अब होगा क्या, एक बार तो वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स है आपका, एक बार वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड करेगा? आई पे, आई एक्स लिखा है। तो क्या बन गया? क्या बन गया? पढ़ो इसको फिर से। जब वोल्टेज सोर्स, ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ये वाला वोल्टेज सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे। ठीक है, जब ये वाला हमारा किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो डियर स्टूडेंट, तो ये बन गया ना वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। जब ये करंट पे, आई पे डिपेंड कर रहा है, तो बन गया ना करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही करंट सोर्स के भी दो पार्ट है, एक बार वोल्टेज कंट्रोल है, एक बार करंट कंट्रोल है। तो जब वी लिखा है तो वोल्टेज कंट्रोल, और जब डी के साथ आई लिखा है तो करंट कंट्रोल। इसमें दिक्कत ही क्या है? एक टॉपिक था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और करंट ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप ये मैंने अच्छे से करवाया था, इसके नोट्स भी आपने बनाए हो। ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओहमिक, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। ठीक है, डीसी करंट तो सिंपल सभी जानते होंगे, जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको डीसी करंट कहते हैं। डीसी करंट की कंसेप्ट देखिए, डीसी करंट में क्या होता है, ये ऐसे। डीसी करंट का मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना भाई। फर्स्ट सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो करंट हमेशा बैटरी के प्लस से चलता है और कहां तक जाता है? बैटरी के माइनस तक जाता है। तो देखो एक डायरेक्शन में घूम रहा है करंट। अच्छा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा? अगर बैटरी की पोलैरिटी प्लस नीचे आया तो करंट यहां से चलेगा, रजिस्टर में से होता होता कहां पहुंच जाएगा? बैटरी के नेगेटिव। तो डीसी के केस में करंट एक टाइम में एक डायरेक्शन में चलता है, इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लो इन वन डायरेक्शन। सर्किट नंबर 1 में करंट घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, यस और नो। और सर्किट नंबर 2 में करंट फिर एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अभी भी एक ही डायरेक्शन में, यस और नो, ऐसे घूम रहा है। डीसी में ये होता है। तो एसी में क्या होता होगा फिर? वो उसको भी सोचा आपने? एसी भी बताऊंगा। देखो एसी में क्या होता है, ध्यान से सुनो। एसी में क्या होता है देखो, डीसी का पता चल गया, डीसी में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अब एसी का देखना, देखो एसी का दिखाता हूं। डीसी का पता चल गया कि डीसी में करंट जो होता है, आई होता है, वो फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, यस और नो। एसी में क्या होता है, जो आई होता है, फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। अब दिखाता हूं मैं आपको कैसे। देखो डीसी, एसी में क्या होता है, अगर आप एसी का सिंबल देखो पहले, तो ये सिंबल होता है एसी का। तो देखो एसी का क्या होता है, एसी में ना एक साइकिल पॉजिटिव होता है और एक साइकिल नेगेटिव होता है। ऐसे बहुत सारे साइकिल चलते रहते हैं एसी। फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक। एसी में क्या होता है, जब पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है तो करंट कैसे घूम रहा है? देखो, जब पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो फिर करंट यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा, तो करंट ऐसे चल रहा होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है और ऐसे।
अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो बैटरी के पोलैरिटी बदल जाएगी इसी सर्किट में। इसी सर्किट में अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो पोलैरिटी में यहां नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है हमेशा, तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा। अब पॉजिटिव नीचे आ गया, अब करंट फ्लो करेगा ऐसे ऐसे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर जा रहा है, और कहां जा रहा है बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो एक ही सर्किट में, एक ही साइकिल में करंट क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, और फिर वापस भी जा रहा है ऐसे, ऐसे भी घूम रहा है। तो बोथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घूम रहा है। पॉजिटिव साइकिल में मतलब पॉजिटिव साइकिल जब चल रहा होगा बैटरी का, जब पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, और जब नेगेटिव साइकिल आया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो एसी में इसलिए एसी को बोलते हैं बाईपोलर, इसलिए एसी को बोलते हैं बाईपोलर, दोनों तरफ से मूव करती है। बाई डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, बाईपोलर से बेटर वर्ड मुझे लग रहा है बाई डायरेक्शनल होना ज्यादा बेटर है। बाई डायरेक्शनल होती है एसी, क्या होती है? और डीसी क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में चलती है, इसलिए इस डीसी को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी मतलब सिंगल, यूनी डायरेक्शन में चलती है, एक डायरेक्शन में चलती है। आई होप ये बात आप समझ पाए। यूनी डायरेक्शन डीसी, और बाई मतलब टू होता है भाई, बाई का मतलब होता है टू, दोनों डायरेक्शन में चलेगी कौन? एसी। क्लियर है जी? क्लियर है जी? चलिए अब एक हेडिंग बनाइए यहाँ पर, ये केसीएल। केसीएल क्या होता है? केसीएल का एक तो ये वाली लाइन नोट कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। केसीएल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। केसीएल किस लॉ पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीनिंग क्या है इस बात का? ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते, ना चार्ज आप डिस्ट्रॉय कर सकते। तो केसीएल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, नोट में डाल देना। केसीएल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसका मीनिंग क्या है मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इसका मतलब है चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते। केसीएल, केसीएल की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ करंट लॉ। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनको हम किरचॉफ बोलते हैं, उन्होंने के लॉज दिए। क्या दिए? के लॉज दिए। दो लॉ दिए उन्होंने, एक केसीएल लॉ दिया, किरचॉफ करंट लॉ, एक और लॉ दिया था जिसको बोला केवीएल, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वन और टू, मैंने बोला ना टू लॉ दिए, तो वन और टू। क्लियर है जी? क्लियर है जी बात? समझ में आया? अभी सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे पेपर। केसीएल याद हो गया? केसीएल का प्रिंसिपल क्या है? कभी भूलोगे तो नहीं। अब आज जैसे अभी मैं बात कर लूं, अभी मेरी बच्चों से बात हो रही थी, ठीक है, अभी मेरी बच्चों से बात हो रही थी, मुझे कॉल आया, ठीक है, कि जो एग्जाम देकर आए आज, एक एग्जाम था एसएससी, एसएससी जी। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर जितना आपने करवाया है ना, सब कुछ नोट्स में से आया है, जो आपने नोट्स बनवाए, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक्निकल है। इसका मतलब नोट्स तो कोई भी ले लेगा मेरे, तो फिर वो सिलेक्शन ले जाएगा? नहीं, नोट्स को आपने क्लास लगानी है, क्लास जरूरी है, उसके बाद रिवीजन करनी है, फिर मैं जब लाइव आके लाइव टेस्ट लूंगा या फिर पीडीएफ दूंगा टेस्ट की, वो भी आपको करना होगा, फिर मॉक टेस्ट भी देने होंगे, है ना? प्रोसीजर सारा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, तो ये इसकी केसीएल हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब केवीएल का देख लो। केवीएल का है जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वहां चार्ज था ना, यहां पर लाइन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको केसीएल में बता दिया, केवीएल में बता दिया। अब केसीएल का के अंदर देखो, चाहे केसीएल हो चाहे केवीएल हो, किस सर्किट पे काम करता है? लंप्ड सर्किट पे। किस पे? लंप्ड सर्किट। ये भी किस पे काम करता है? लंप्ड सर्किट। लास्ट क्लास अगर लगाई हो तो आपको पता होगा व्हाट इज लंप्ड सर्किट। यस और नो? चलो जी, ये भी ठीक है। डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, हमें तो पेपर में मिलना ही है सब कुछ, ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो केसीएल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये लंप्ड सर्किट पे एप्लीकेबल होता है। सेम केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वो चार्ज है तो ये एनर्जी हो जाएगा। किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। और ये भी कौन से सर्किट पे बेस्ड है? लंप्ड सर्किट पे। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। क्वेश्चन देखो, मेरा काम ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दें कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप जब पेपर उठाओगे तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से मिले, यस और नो। अब केसीएल क्या कहता है? किसी भी नोड के ऊपर, किसी भी नोड, जैसे ये नोड है, इस पॉइंट केसीएल के अंदर किसी भी नोड के ऊपर जितने भी करंट आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर जो फिगर बनाई है वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही। देखो, इसके लिए मैं काम करता हूँ, एक फिगर मैं बनाता हूँ छोटी सी, ऐसे देखो। देखो, अगर मैं इस फिगर के अंदर यहाँ पे एक नोड मान लूँ, पहले आप छोटा फिगर समझो ना, बड़ा फिगर क्यों समझ रहे हो? क्लास इसलिए तो लगा, ये I1 है और इसी नोड पे करंट I2 आ रहा है, इसी नोड पे से बाहर एक करंट निकल रहा है I3 की तरफ जा रहा है, तो I4। तो केसीएल कहता है किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट है, नोड की तरफ तो I1 जा रहा है और नोड की तरफ कौन सा जा रहा है? I2 जा रहा है। इन दोनों का सम इक्वल किसके इक्वल होता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और आउटगोइंग कौन कौन सा है? I3 है और I4 है। मतलब मैं आपको कहता हूं I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है और I2 का वैल्यू 2 एम्पियर है, ठीक है। I3 मान लिया आपका 5 एम्पियर है और I1 1 है। देखिए, नोड पे कितना करंट आया? 6, ये इनकमिंग करंट है। और नोड से कितना करंट गया? आउटगोइंग आउटगोइंग कितना है नोड से? वो भी 6 है। तो नोड पे नेट करंट कितना बचा? 0। हमेशा याद रखना, नेट वैल्यू कितनी आती है? 0। सम ऑफ इनकमिंग करंट, जितने भी नोड पे इनकमिंग करंट है वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं? सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। ऐसा भी लिखा होता है, सम की जगह समेशन लिखा होता है, आई की जगह इन, आई इन, और यहां लिखा होता है सम। सम मतलब सब, सभी, आई आउट। इसका मीनिंग समझो, जितने भी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के, ये किसके लिए सिंबल है? सम के लिए। हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ये बात याद रखना, ठीक है जी। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। इनकमिंग करंट, इसका मैं लॉजिक भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर से आप समझ पाएंगे। तो नोट्स बना के चले जाइए। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आर यू फॉलोइंग? अब डियर स्टूडेंट्स, केवीएल भी देखो। केवीएल का तो बता ही दिया मैंने आपको। केवीएल क्या कहता है? जितने भी सर्किट के अंदर ये जो लूप बन रहा है, ये जो लूप है, ये पूरा मैश भी बोल सकते हो आप इसको, ये पूरी मैश के अंदर जितने भी वोल्टेजेस बन रहे हैं, एक तो ये वोल्टेज यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर वोल्टेज बनेगा और एक वोल्टेज इसके अंदर बनेगा। इन तीनों वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा? 0। किसी भी लूप के अंदर बनने वाले वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है, वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ईएमएफ भी बोलते हैं। तो इसको तो, ये तो ईएमएफ है हमारी, ये तो ईएमएफ है। एल्जेब्रिक सम, सम किस किस का? वोल्टेजेस का। किसका भाई? वोल्टेजेस। तो ये वाली वोल्टेज, हाँ जी ये आ गई। यहां पर वोल्टेज कौन सी बनेगी? यहाँ ड्रॉप बनेगा, वो ड्रॉप होगा IR1। अब आपका IR1 का देखो, आई करंट जब फ्लो कर रहा है तो आई जब यहाँ पर पहुंचेगा तो R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना? IR1। और यहाँ पर क्या ड्रॉप बनेगा? IR2। देखो, E1 IR1 IR2,
इन सब वोल्टेज, जितने भी लूप के अंदर वोल्टेज है, उनका सबका जो वैल्यू होती है वो सम कितना होता है, इसका 0 होता है। बस याद रखना केवीएल में वोल्टेज, लूप के अंदर बनने वाली सारी वोल्टेज 0 होती हैं, और केसीएल के अंदर सारे करंट 0 होते हैं। आया है समझ में? अरे ये वोल्टेज ला है, तो वोल्टेज याद रखो, वोल्टेज 0 सारे लूप की, और करंट ला है, क्या है, करंट ला है, तो याद रखो कि करंट 0 होगा। क्या होगा, समेशन ऑफ करंट 0 होगा। ये लाइन नोट कर, समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 2 3 4। तो नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है उनको कनेक्शन जब प्रोवाइड कराते हैं उसको नेटवर्क बोलते हैं। जबकि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइडिंग वन और मोर क्लोज्ड पाथ। जिस सर्किट में एक से ज्यादा क्लोज पाथ हो वो एक आपका क्या होता है, सर्किट होता है। केवीएल का आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केसीएल का बताया आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवीएल और केसीएल कौन से सर्किट पे काम करते हैं, लंप्ड नेटवर्क पे। ये नोट आपको पेपर के लिए याद रखने होंगे, नोट बना दिया। आगे चलकर एक हम टॉपिक करेंगे नोडल एनालिसिस, एक मैश एनालिसिस। नोडल में यूज होता है केसीएल और ओम्स लॉ, और मैश एनालिसिस में यूज होता है केवीएल और ओम्स लॉ। ठीक है जी, केवीएल और ओम्स लॉ समझ में आया? अगर आप यहां पर कुछ एमसीक्यू भी करना चाहो, देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए अभी मैंने आपको सीरीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, सीरीज पैरेलल वाले। इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्वेश्चन को इसको होल्ड कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन डील विद। करंट लॉ बोला ना, करंट लॉ। तो आप मुझे बताइए करंट लॉ का किस पे बेस्ड है, किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या बनेगा भाई, अभी तो बताया, बताओ, अभी तो करवाया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, मोमेंटम पे है, एंगुलर मोमेंटम पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो इसका आंसर बन जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और केवीएल किस पे बेस्ड है, ये पहले ऑप्शन लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। आया है समझ में? कोई ये नहीं कहेगा मुझे कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा। नोडल मेथड किस पे बेस्ड है, केवीएल एंड ओम्स लॉ, केसीएल एंड ओम्स लॉ, केवीएल केसीएल ओम्स लॉ। अब देखिए मैं आपको बता दूं, नोडल मेथड बेस्ड है केसीएल और ओम्स लॉ। किस पे बेस्ड है, केसीएल एंड ओम्स लॉ पे। बी ऑप्शन बनेगा, अभी तो आया तो था ऊपर, ये देखो नोट्स में। नोडल मेथड एनालिसिस को बोलते हैं नोडल मेथड। क्या बोलते हैं, नोडल मेथड, नोडल मेथड। ठीक है जी, ये नोडल मेथड हो गया, डन। अच्छा, अगर यहां पर मैश लिखा होता, मैश मेथड, तो इसका आंसर होता ए। ठीक है, ठीक है जी। और देखिए, हमेशा याद रखना, जो केवीएल और केसीएल होता है, किरचॉफ करंट लॉ, या केसीएल हो या केवीएल हो, वो डीसी एसी, वो एसी और डीसी दोनों सर्किट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, चाहे एसी, आपको मैंने आज एसी और डीसी में डिफरेंस बताया ना, डीसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और एसी दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। यस और नो? अरे भाई आज बताया ना क्लास में, एसी और डीसी में डिफरेंस। अच्छा, अगर डीसी सर्किट हो तो लोड क्या होता है, डीसी सर्किट हैज लोड ऑलवेज। डीसी सर्किट में हमेशा जो लोड होगा वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस। याद रखना, रजिस्टिव लोड होगा। क्या होगा, रजिस्टिव। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ साथ साथ।
ओके, हमें आई करंट निकालना है, तो मुझे इस पॉइंट पे करंट निकालना है, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे यहाँ। तो मुझे बताओ यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे इस नोड पे कितना करंट इनकमिंग है। इधर से 2 आ रहा है और इधर से भी 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करके कितना बना 2 और 2। अरे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग कितना है 2 यहाँ से आ रहा है 2 यहाँ से, तो आउटगोइंग कितना होना चाहिए 4। 4 यहाँ पर 4 करंट आ रहा है, 4 में से 1 इधर चला गया, तो इस वाली ब्रांच में आना चाहिए 3 एम्पियर इस वाली ब्रांच में। अरे भाई, अरे इधर 1 जा रहा है तो इधर 3 आएगा। अब यहां पर पहुंचा 3 का 3 करंट, 3 एम्पियर में से 1.3 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा करंट, इस साइड में करंट कितना आएगा बताओ। अगर 3 में से 1.3 इधर चला गया तो इधर कितना बचा 1.7। चाहे आपको रिवर्स में करके देख लो, मैं रिवर्स में करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसका आंसर 1.7 यहाँ पे टिक करता हूँ 1.7, तो 1.7 और 1.3 को ऐड करो कितना बना 3 बना। तो यहाँ पर कितना करंट हुआ 3, कितना हुआ 3। 3 इधर 3 आ रहा है इधर 1 आ रहा है, तो आया कितना करंट होगा यहाँ पर 4। और यहाँ पर 4 बना, वो कैसे बना 2 इधर से और 2 इधर से, देखो 4 ही बन रहा है। ठीक है जी, इस तरह से चलेंगे। आया समझ में। तो ये भी हो गई जी। ठीक है, एक बार हम फास्ट ट्रैक पे अपने रेजिस्टेंस वाले भी कर लेते हैं चीजें। अगर लोड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है सारे के सारे सीरीज में लगे हो, किसमें लगे हो सीरीज में लगे हो, ठीक है। ये देखो, तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे, देखो यहाँ पर डीसी सर्किट है ना, करंट तो कैसे जाएगा बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे हो, सीरीज सर्किट की खास पहचान होती है, सीरीज सर्किट की खास पहचान होती है, सीरीज सर्किट में जितने भी लोड लगे, जैसे एक R1 लोड लगा है, एक R2 लोड लगा है, एक R3 लोड लगा है, एक ये सोर्स लगा है, सीरीज सर्किट में पूरे सर्किट में हर जगह हर लोड में क्या फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है। क्या करता है, सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो, आई सेम होता है इन ऑल लोड। इन ऑल लोड जितने भी लोड लगे हैं सब में सेम करंट फ्लो करता है। ये किसकी पहचान है, सीरीज सर्किट की। तो सीरीज सर्किट में जितने भी लोड है ऐड कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 की वैल्यू 20 ओम है, ठीक है, और R3 की वैल्यू 30 ओम है। आप मुझे बताओ, और सर्किट सीरीज में है, किसमें सीरीज में, तो आप मुझे बताओ टोटल आर कितना बना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, 10 प्लस 20 और ये वाला, तो कितना आंसर हुआ 60। आया समझ में, आया समझ में। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाएंगे यहाँ पे कि अगर अगर देखिए, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आपने फॉर्मूला बना देना है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा फॉर्मूला अप टू 100, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर और जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे सेम है, क्या है आर सेम, जैसे पहला रेजिस्टेंस भी आर है, दूसरा भी आर है, तीसरा भी आर है, और कहाँ तक जा रहे हैं इनफाइनाइट, तो यहाँ तक एन तक जा रहे हैं, इसको एन लिख लो, एन टर्म तक। ये भी लिख लो एन टर्म तक जा रहे हैं, एन टर्म तक जा रहे हैं। तो कोई यहाँ तो सिंपल ऐड कर दिया आपने। जब सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे तो आंसर बनेगा एन इंटू आर। ये फाइनल रिजल्ट याद रखना, एन आर। अब आप कहेंगे सर एन क्या है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर्स करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है
10 ओम का, आगे एक और लगा हुआ है 10 ओम का। ऐसे करते 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 ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कितने ओम के, सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं 10 ओम के। ये पहला रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये कौन से वाला है, 100 नंबर पे रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो आर की सीरीज की वैल्यू बनेगी टोटल रेजिस्टेंस की, वो बनेगी, हाँ जी, एन कितना है, कितने रेजिस्टेंस लगे यहाँ पर 100, तो एनआर फॉर्मूला यूज करना है ना, तो एन कितने हैं आपने 100 रेजिस्टर लेने हैं। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ओवरऑल आंसर कितना बनेगा 1000। आई होप आपको समझ में आया। तो सीरीज के सेम रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला नोट कर लो एनआर, क्या फॉर्मूला नोट कर लिया एनआर। ठीक है जी। अब पैरेलल के लिए देखो, सीरीज का तो हो गया। सीरीज की एक खास चीज नोट बनाया होगा आपने, सीरीज में हर जगह पूरे सर्किट में क्या फ्लो होता है, सेम क्या होता है, सेम, ये किसका सिंबल है, करंट, सेम करंट फ्लो होता है, ये बात याद रखना, सेम करंट होता है, सेम आई होता है इन ऑल लोड, जितने भी लोड लगे हुए हैं सब में सेम करंट फ्लो करता है, ये पहचान किसकी है, सीरीज की। अब आते हैं पैरेलल पे, किस पे आते हैं, आज हमने सीरीज कर लिया, पैरेलल भी करा देता हूं। पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल की पहचान, पैरेलल का सर्किट किस तरह से होता है, वो उधर एक और मूव करते हैं। देखो ये जो ये आपको ये फॉर्मूला ये दिख रहा है ना आपको सर्किट, ये वाला लोड लगा हुआ है यहाँ पे एक, है ना, एक लोड ये लगा हुआ है और एक ये लोड लगा हुआ है, दोनों, तो दोनों लोड ये आपस में किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, जो भी वोल्टेज आपकी ये लग रही है, ये वी वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ पर इस लोड में भी बनेगी और वही वोल्टेज इसमें भी बनेगी। तो पैरेलल सर्किट की क्या पहचान है, पैरेलल सर्किट की क्या पहचान है, ये सुन लो ध्यान से। पैरेलल सर्किट की क्या पहचान है वो भी सुन लो ध्यान से। पैरेलल सर्किट की पहचान, पैरेलल सर्किट में क्या सेम होती है, यहाँ पर सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ वोल्टेज सेम होती है, क्या होती है, पैरेलल सर्किट में क्या सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है इन ऑल लोड, जितने भी लोड लगे हुए हैं सब में सेम वोल्टेज होती है, किसमें भाई, पैरेलल। तो पैरेलल का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो आपको ऐसे लेने पड़ेंगे 1/R, 1/R1, आप कहेंगे सर ये क्या करके देखो ना भाई, 1/R3, इस तरह से, और कहां तक जाएंगे, इन्फानेट एन तक जाएंगे। अगर पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सारे आर सेम हो जाते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर सारे आर सेम हो गए तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, ये भी 1/R हो गया, नेक्स्ट भी 1/R हो गया, नेक्स्ट भी 1/R हो गया, तो बनेगा फॉर्मूला आर बाई, क्या बनेगा, यहां पर फॉर्मूला था एनआर, सेम रेजिस्टेंस में, ये सीरीज वाले में, और यहां पे बनेगा फॉर्मूला पैरेलल में आर बाई। इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं हम, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो। देखो मैं आपके पास एग्जांपल दिखाता हूँ, मान लिया एक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, सीरीज में तीन रेजिस्टेंस ले लो, 10 ओम सीरीज ले लो सर्किट, कोई सर्किट ले लिया आपने, ये देखो, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम, हर लोड में सेम करंट बह रहा है ना, तो फॉर्मूला लगाते हैं, जब सेम रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन इंटू आर होता है। एन कितना है, 1 2 3, तो एन तो 3 है, कितनी वैल्यू आर की, 10, तो कितना आंसर आया 30। वैसे भी ऐड करो, 10 + 10 + 10 कितना होता है 30, तो हम याद रखेंगे, ये तो एनआर वाला फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया, क्या हो गया, एनआर वाला फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया। अब पैरेलल का देखो, ये वाला रेजिस्टेंस है,
और ये वाला रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस ले लो सिर्फ, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 10 ले लो, इसकी वैल्यू भी 10 ले लो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हमने फॉर्मूला बताया था मैंने आपको निकालने का, या 1/5 आर, क्या आ गया, तो 1/r की वैल्यू हो गई 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव तरीका हो गया, लेकिन मैं इसी फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। r कितना है हर जगह, कितना लिखा हुआ है r की वैल्यू 10, और कितने रजिस्टेंस है, 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 5 पहले भी 5 ही आ रहा था। आया समझ में, आया समझ में। तो आपको ना समराइज अगर मैं करूं, समरी में दूं अगर, तो अगर रेजिस्टेंस समरी में दूं, तो अगर रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं और सीरीज सर्किट चल रहा है आपका जिसमें सेम करंट बह रहा हो, तो फॉर्मूला हो गया एन आर। और अगर आर फिर भी सेम है और सर्किट सीरीज की जगह पैरेलल आ गया, क्या आ गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर बाई एन, नोट कर लीजिए, ठीक है जी। ये स्टूडेंट ऐसे कर लेंगे। हाँ जी, ये नोट्स जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ये सारी की सारी फाइल आपको मैं दे दूंगा, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे सिर्फ समझने पे फोकस कर लो, ठीक है। ये सारी फाइल मैं आपको आई विल प्रोवाइड, ये सेम फाइल मैं आपको दे दूंगा अभी, ठीक है। ये सेम फाइल मैंने आपको दे देनी है, ठीक है।